हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबेल का पार्ट 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सो गाइज, जैसे कि चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिबेल, जिसका मतलब होता है कि जब पीपल, लोग, रिबेल मतलब विद्रोह, जब लोग विद्रोह करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन पार्ट में हम देखते हैं कि ये जो नीचे पोएम दी गई है, रीड द ट्रांसलेशन ऑफ फेमस पोएम झांसी की रानी। अब देखिए, नीचे जो झांसी की रानी पोएम दी गई है, बहुत ही फेमस पोएम है, इसका ट्रांसलेशन नीचे दिया गया है, तो उसको पढ़ें। जो किसके द्वारा जो है ये एक फेमस पोएटस के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। पोएटस का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए, पोएम को समझिए, इसके बारे में डिस्कस कीजिए और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए जो कि नीचे दिए गए हैं। तो पोएम आप रीड कर सकते हैं। हम पोएम के अंदर जो मेन मैसेज दिया जा रहा है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, the above given translation of the poem Jhansi Ki Rani conveys the anger and frustration of Indian rulers on being suppressed by the EEIC for years. अब देखिए, ऊपर जो ट्रांसलेशन दिया गया है पोएम झांसी की रानी का, वो कन्वे करता है एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम जो है एक तरह से बहुत गुस्से में होते हैं, एक तरह से हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है। तो इंडियन जो रूलर्स थे, हमारे भारत के जो शासक थे, उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और जो है फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी। किसके कारण? क्योंकि जो EEIC कंपनी थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है, जो कि ब्रिटिश की कंपनी थी, हम सभी को पता है। क्योंकि EEIC ने क्या किया था, सालों से इन शासकों के को जो है दबाया था, इनको सप्रेस किया था। इट एक्सप्लेन्स हाउ गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजीज क्राफ्टी पॉलिसी फेमस एज द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स। अब ये जो पोएम है, ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से गवर्नर जनरल, जो कि जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, उनकी क्राफ्टी जो पॉलिसी थी, मतलब चालाक चतुर जो नीति वो अपनाते थे, उसको किस रूप में जाना जाता था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में इनकी जो क्राफ्टी पॉलिसी थी वो फेमस थी। बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट टू एनेक्स द किंगडम ऑफ झांसी whose king died without leaving behind a biological male here. अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति थी, जो फेमस नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, वो क्या थी? एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन गई थी उसके लिए। क्या करने का? अनेक्स मतलब जब्त करने का, किंगडम ऑफ झांसी, झांसी के का जो राज्य था, जो साम्राज्य था, उसको हथियाने का बड़ा ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट थी ये नीति। हुज किंग डाइड, जिस झांसी झांसी का जो किंग था वो मर गया था, विदाउट लिविंग अ बिहाइंड अ बायोलॉजिकल मेल हियर, क्योंकि उसका खुद का जो है कोई भी मेल उत्तराधिकारी नहीं रह गया था, कोई भी नहीं था, उसके मरने के बाद पीछे कोई नहीं बचा था। There were several other plans and policies which the company used against the rulers for expanding its territories in the subcontinent. और भी जो कंपनी है वो क्या करती थी, बहुत सारे अलग अलग प्लान्स और पॉलिसीज बनाती थी। क्या करने के लिए? जो रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट, और दूसरा क्या, अपने भूभाग को, अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए। कहाँ पे? हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हमारा जो भारत है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, उपमहाद्वीप इसको बोला जाता है, हम सभी को पता है। तो हमारे भारत के अलग अलग भागों को भी हथियाने के लिए, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जो कंपनी थी उसने बहुत सारे प्रयास किए। नॉट ओनली द रूलर्स बट मैनी अदर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स। अब देखिए, कंपनी के द्वारा सिर्फ रूलर्स मीन्स जो शासक थे उनको ही जो है उन्हीं का शोषण नहीं किया गया था, बल्कि भारतीय सोसाइटी के, भारतीय समाज के जो अलग अलग सेक्शन थे उनको भी क्या किया गया था? एक्सप्लॉइट किया गया था। बाय 1857 CE the resentment against the company grew to such extent that many rulers and Indians natives resolved to throw the company out of India. अब देखिए, 1857 सी की अगर बात करें, तो जो हमारे जो शासक थे, हमारे देश के बहुत सारे रूलर्स जो थे, उनके मन में क्या था? बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना भरी हुई थी। किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया? एकदम जो है दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो इस कंपनी को इंडिया से बाहर उखाड़ के फेंक देंगे। डिड दीज ग्रोइंग फीलिंग्स अगेंस्ट फॉरेन रूल culminate into some big event?
तो क्या ये जो ग्रोइंग फीलिंग्स थी, ये जो भाव उभर रहे थे लोगों के मन में, शासकों के मन में, कि वो कंपनी को देश से उखाड़ फेंकेंगे, क्या इन्होंने कोई जो है एक किसी इवेंट का रूप धारण किया? इफ यस, अगर हाँ, देन व्हाट वाज इट, तो ये क्या था, एंड व्हाट वर इट्स रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ? लेट अस रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे नीचे। हाउ एवर फर्स्ट लेट अस लर्न हाउ द EEIC's पॉलिसीज अफेक्टेड वेरियस सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि EEIC की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने हमारे इंडिया की जो अलग अलग सेक्शन थे सोसाइटी के, उनको किस तरह से अफेक्ट किया, प्रभावित किया। लेट अस नो मोर पार्ट में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंपनीज पॉलिसीज ऑन इंडियन पीपल। भारतीय लोगों के ऊपर कंपनी का जो इफेक्ट था, कंपनी की नीतियों का जो प्रभाव पड़ा था, वो किस तरह का था। इन 1757 CE द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम EEIC बोलते हैं शॉर्ट में, तो आप समझ गए होंगे, गेन्ड फुट होल्ड इन बंगाल थ्रू क्राफ्टी स्ट्रेटजीज, डिसीट एंड ट्रेचरी। अब देखिए, 1757 सी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसने क्या किया था, बंगाल के अंदर अपने पैर जमा लिए थे। फुट होल्ड का मतलब है अपने पैर जमा लेना या फिर वहां पे कब्जा कर लेना। किसके द्वारा? अपनी क्राफ्टी स्ट्रेटजी के द्वारा, मतलब बड़ी ही चतुर चालाक वो रणनीति अपनाते थे और एक तरह से छल करते थे वो लोगों के साथ, शासकों के साथ। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगले 100 सालों में द कंपनी इंट्रोड्यूस सेवरल ऑपरेसिव एंड अनजस्ट पॉलिसीज फॉर एक्सपेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग इट्स रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। और अगले आने वाले 100 सालों में कंपनी ने क्या किया था, बहुत सारे ओप्रेसिव, मतलब लोग जिनका विरोध करते हैं, जो लोगों के पक्ष में नहीं होते, ओप्रेसिव और अनजस्ट, अन्यायपूर्ण जो है पॉलिसीज इन्होंने एक्सपेंड करी देश के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। विच लेफ्ट द पीपल सिमरिंग विद एंगर, जिसने क्या किया, लोगों को छोड़ दिया था अंदर ही अंदर, एक तरह से वो उबल रहे थे गुस्से से, उनको गुस्सा उनके मन में भरा हुआ था, वो फूट नहीं सकते थे। एंड डिसकंटेंट टुवर्ड्स द कंपनी, और कंपनी की तरफ उनका असंतोष जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, क्यों सेटिस्फाई नहीं थे कंपनी से, कंपनी की पॉलिसीज से, कंपनी के द्वारा किए जाने वाले कामों से। अब देखिए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन रूलर्स। सबसे पहले बात करेंगे कि जो EEIC कंपनी है, उसका हमारे इंडियन रूलर्स या फिर हमारे भारतीय शासकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। द फर्स्ट इन द रो वर द इंडियन रूलर्स। तो रो में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन रूलर्स के बारे में, हुज किंगडम्स वर बीइंग अनेक्स्ड बाय द कंपनी ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। अब देखिए, किसी न किसी बहाने से कंपनी के द्वारा इन राजाओं के किंगडम्स को क्या कर लिया गया था, अपने क्षेत्र के अंदर शामिल कर लिया गया था कंपनी के द्वारा, या फिर इनसे छीन लिया गया था, हथिया लिया गया था। सीन्स द बैटल्स ऑफ प्लासी 1757, अब जो बैटल हुआ था प्लासी का, जिसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं, वो कब हुआ था भाई, 1757 में। एंड बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। द कंपनीज अनफेयर पॉलिसीज, क्लेवर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज एंड ट्रिटीज विच with the Indian rulers had gradually eroded the power authority and। अब देखिए 1757 और 1764 में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो थी, उसके दौरान कंपनी के द्वारा बड़ी ही अनफेयर पॉलिसीज को लागू किया गया, बड़ी ही चतुर चालाक इन्होंने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज को अपनाया, रणनीतियां इन्होंने बनाई, कूटनीति जिसको हम बोल सकते हैं। और इसके द्वारा इन्होंने इंडियन जो हमारे रूलर्स थे, उनकी जो पावर थी उसको धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इरोड कर दिया, उखाड़ फेंका, हटा दिया। ऑथोरिटी जो उनकी थी, उनके जो अफसर वगैरह थे, प्रेस्टिटाइज प्रेस्टाइज दैट द रॉयल्स वन कमांडेड, और जो हमारे जो शाही परिवार के जो शासक थे, उनकी जो प्रसिद्धि थी, उनकी जो ख्याति थी, उस और एक टाइम था जब वो कमांड करते थे, आदेश देते थे, उस सब को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। मतलब एक तरह से जो राजा थे, उनके जितने भी अधिकार थे, उनको उनसे छीन लिया गया था। प्लेसिंग पपेट रूलर्स इन बंगाल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सिक्योरिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड ड्रॉप द रॉयल्स ऑफ देयर ऑनर एंड इकोनॉमिक पावर। अब देखिए क्या किया गया था, प्लेसिंग पपेट रूलर्स का मतलब ये है कि एक तरह से कठपुतली जो शासक थे, उनको प्लेस कर दिया गया
गया, किसकी जगह पे, जो पहले जो राजा थे उनकी जगह पे ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपने राजाओं को वहाँ पे, जो उनकी कठपुतली थे, जो उनकी बात मानते थे, उनका एक तरह से उनका मोहरा होते थे वो, और उनके कहे पर काम करते थे, इस तरह के रूलर्स को उन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर जो है प्लेस कर दिया। क्या करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा, दीवानी को सिक्योर करने के लिए, जो बंगाल की दीवानी थी उसको उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, पपेट रूलर्स को वहां पे स्थापित कर दिया। बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड। अब देखिए, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो मुगल एम्पर थे शाह आलम सेकंड, उनका जो रॉयल था, एक तरह से शाही जो उनका सम्मान था और जो उनकी इकोनॉमिक पावर थी, आर्थिक शक्ति जिसको हम बोल रहे हैं, उसको क्या छीन लिया गया। After the Battle of Buxar 1764, the company appointed British residents in the many princely states to promote its interest there, keep a tab on the activities of the rulers and have a say in important internal decisions that they made. अब देखिए, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो थे, या फिर एक तरह से ब्रिटिश के जो नागरिक थे, उनको क्या किया, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राज्य थे, उन एक तरह से प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है जो पहले जो राजा जहाँ पे राज करते थे, जो छीने हुए राज्य थे, उन वहाँ पे उन्होंने किसको वहाँ पे रख दिया, उनकी जगह पे अपने ही जो रेजिडेंट्स उनके थे उनको। ठीक है, क्या करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए इट्स इंटरेस्ट दिया, ताकि वो क्या करें, अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे प्रोमोट करें, और जो एक्टिविटीज़ हैं, अदर जो रूलर्स हैं देश के अंदर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या करें, वो टैब, उनका मतलब होता है नज़र रखें। और दूसरा, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन वो लेते हैं उनको पता चलता रहे कि वो क्या किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपना अगला कदम उठा सकें। द स्टेट्स दैट एंटर्ड इनटू अ सब्सिडायरी अलायंस विद द कंपनी वर्चुअली लॉस्ट देयर सोवरेनिटी। अब ऐसे स्टेट्स जो कि इस कंपनी के साथ सब्सिडायरी जो अलायंस हुई थी, सामूहिक एक तरह से ये समझौता हुआ था, इसके अंदर जिन स्टेट्स ने कंपनी के साथ ये समझौता किया था, उन्होंने क्या किया था, वास्तव में अपनी सोवरजिनिटी मतलब अपनी संप्रभुता, अपने आधिपत्य को खो दिया था। दे कुड नो लॉन्गर हैव देयर आउन मिलिट्री, मेंटेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, सेटल डिस्प्यूट्स विद नेबर्स और एम्प्लॉय फॉरेन एक्सपर्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। अब उन्होंने बहुत सारी जो उनके जो अधिकार थे, उन्होंने उनको खो दिया था, जैसे कि उनकी ना तो कोई खुद की मिलिट्री रही थी, दूसरा ना ही दूसरे स्टेट्स के साथ उनके कोई रिलेशन मेंटेन रखे जा रहे थे अभी, और दूसरा जो डिस्प्यूट, जो झगड़े वगैरह को दूसरे नेबर्स के साथ वो सेटल करते थे, अब वो भी नहीं होता था। एम्प्लॉय फॉरेन एक्सपर्ट्स, और जो फॉरेन जो एक्सपर्ट थे उनके साथ जो उनका रोजगार होता था वो भी छिन गया था। दूसरा, जो स्टेट का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था वो भी नहीं हो रहा था, एक तरह से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। द नॉन पेमेंट ऑफ सब्सिडी कॉस्टेड द रूलर्स दियर टेरिटरीज। अब अगर कोई राजा सब्सिडी को पे नहीं करता है तो उसके बदले में उसे अपनी टेरिटरी को किसको देना होता था, कंपनी को, एज वॉज सीन इन केस ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जैसा कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उसके केस में हमने देखा था। Governor General Wolsey compelled the Nawab of Awadh to accept the policy of subsidiary alliance in AD 1801। अब देखिए क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल थे वाल्सले जो थे, उन्होंने क्या किया था, कंपेल किया था, मजबूर किया था अवध के नवाब को कि वो क्या करें, जो पॉलिसी है सब्सिडायरी अलायंस की 1801 में, वो उसको एक्सेप्ट करें, वो उसको अपनाएं। इवन जो नवाब थे अवध के, वो नहीं अपनाना चाहते थे, लेकिन उनको कंपेल किया गया इस चीज़ के लिए। बट इन 1856 इट वॉज अनेक्स्ड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी who alleged that the state was not being governed properly by the नवाब। लेकिन जो है 1856 में जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा इसको अपना लिया गया, और उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर है, जो नवाब जिसको हम बोल रहे हैं, वो जो है अच्छी तरह से स्टेट को प्रॉपरली जो है उसको नहीं देख पा रहा है, फिर नहीं संभाल पा रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा स्टेट वाज नॉट बीइंग गवर्न प्रॉपरली, कि जो स्टेट है वो बड़ी अच्छी तरह से गवर्न नहीं किया जा रहा है नवाब के द्वारा।
Dalhousie doctrine of lapse was among the most detested policies of the EEIC, through which it annexed states like Satara, Nagpur, संबालपुर, उदयपुर एंड झांसी. अब डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, जो नीतियां वो बनाना था, उनके बीच सबसे ज़्यादा जिसका विरोध किया जा रहा था वो पॉलिसी क्या थी EEIC की? वो थी जैसे कि हमने बात की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी. अब ये जो है इसके थ्रू क्या किया गया था, जो स्टेट्स थे जैसे कि सतारा था, नागपुर था, संबालपुर था, उदयपुर था, झांसी था, उनको क्या कर लिया गया था, उनको हथिया लिया गया था. अंडर दिस पॉलिसी द कंपनी टर्न डाउन द प्ली ऑफ रानी लक्ष्मीबाई झांसी टू रिकॉग्नाइज हर अडेप्टेड सन एज हियर टू द थ्रोन. अब देखिए, इस पॉलिसी के द्वारा ही कंपनी ने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा एक जो है याचिका दायर की गई थी कि उन्होंने जो अपना बच्चा, जो गोद लिया हुआ जो बच्चा है, उसको क्या है उसको राजा उत्तराधिकारी उसका बनाया जाए. लेकिन कंपनी ने मना कर दिया, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया इस चीज़ से. द कंपनी ऑल्सो रिफ्यूज टू ग्रांट पेंशन टू नाना. और तो और कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया नाना जो थे उनको क्या करने से, पेंशन देने से. जो नाना साहेब थे उनको पेंशन देने से कंपनी ने मना कर दिया. क्यों? एज ही वॉज द एडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड. क्योंकि वो पेशवा बाजीराव सेकंड के क्या थे भाई, एडोप्टेड सन थे. मतलब एक तरह से उनको अडोप्ट किया गया था पेशवा बाजीराव के द्वारा. तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अगर किसी बच्चे को अडोप्ट किया गया है तो वो जो है उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, उसके लिए बायोलॉजिकली जो है खुद का बच्चा होना जरूरी होता है. नाना साहेब वॉज ऑल्सो फोर्स्ड बाई EEIs टू लीव दिस फैमिली सीट एट पूना एंड मूव टू कानपुर. और तो और नाना साहिब को जो है फोर्स किया गया EEIC के द्वारा कि वो जो पूना और के अंदर जो उनकी सीट, फैमिली सीट है, उसको वो छोड़ दें और कानपुर चले जाएं. Furthermore, the company conspired to gradually bring the Mughal dynasty to an end. और जो इसके आगे जो कंपनी है वो क्या चाल चल रही थी, वो एक तरह से अपनी कूटनीति बना रही थी कि वो क्या करेगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे मुगल जो डायनेस्टी है, मुगल जो वंश है, उसका अंत कर देगी. इट स्टॉप्ड मिंटिंग कॉइन्स बियरिंग द नेम ऑफ मुगल किंग इन 1849. 1849 में कंपनी के द्वारा जो टकसाल के जो सिक्के होते थे जिनके ऊपर मुगल जो किंग था उसका नाम होता था, उसको बंद करवा दिया गया. गवर्नर जनरल डलहौजी मेड इट क्लियर that after the death of Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar, the family would lose their right to reside in the Red Fort of Delhi, which had been their ancestral residence since the times of शाहजहां. अब देखिए, गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उनके द्वारा ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई कि जब मुगल एम्परर जो हैं बहादुर शाह जफर, उनके मरने के बाद जो फैमिली है उनकी, उनका जो अधिकार है रेड फोर्ट पे, दिल्ली के लाल किले पे उनका जो अधिकार है जहाँ पे वो रहते हैं, वो अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा. अब जो है ये जो रेड फोर्ट था वो उनका क्या था, पैतृक जो है रेजिडेंस था. एक तरह से बहुत पुराने समय से वो उसके अंदर रहते हुए आ रहे थे, तो जो कि शाहजहां के टाइम का था. लेकिन अब उनको क्या बोला जा रहा था कि मुगल जो एम्परर हैं बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु के बाद उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी. In 1856, Governor General Canning announced that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal emperor and his successor would be acknowledged as princes and not the kings. अब देखिए, 1856 में जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर होंगे, जो है अंतिम मुगल राजा होंगे, और उनके जो सक्सेसर्स हैं और उनको सिर्फ प्रिंसेस या फिर राजकुमारों के रूप में जाना जाएगा, ना कि राजा के रूप में. All these policies of the company left the rulers humiliated and frustrated. जितनी भी पॉलिसीज थी EEIC के द्वारा, जो ब्रिटिश के द्वारा जो बनाई गई थी, उन्होंने रूलर्स को, राजाओं को अपमानित और जो है बड़ा ही फ्रस्ट्रेट कर दिया था. सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही. चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट बड़ी जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.